हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के बारे में कंपैरिजन करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि कौन सी कंपनी उन दोनों में से बेस्ट है। हम बहुत ज़्यादा बार बात करते हैं CDS और NSDL। इनका जो एक्चुअली सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका काम समझेंगे और उसके बाद में हम लोग इसके फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के बारे में समझेंगे। बिकॉज अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है तो ऑब्वियसली उसके स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट करती है उसी प्रपोर्शनेट रेट में। और उसके बाद में अपन लोग वैल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे। वैल्यूशन पे हम लोग ना DCF का मॉडल लेंगे और रिलेटिव वैल्यूशन, दो प्रकार के वैल्यूशन लेंगे। तो उस दोनों वैल्यूशन को इंडस्ट्री मीटिंग आप कह सकते हो, बहुत ही हाईली क्वालिटी आप कह सकते हो कि पीयर एनालिसिस होते हैं, तो उन दोनों को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या प्राइस जो है एक अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी अपन लोग डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस केस में हमारा जो डीमेट अकाउंट ओपन होता था, एक तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो ब्रोकर के पास ओपन होता है, HDFC सिक्योरिटी, जरोदा, ग्रो, एवरीवेयर, वो होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स। और डीमेट अकाउंट जो होते हैं या तो NSDL होता है या फिर CDS होता है। मेजोरिटी दो ही डिपॉजिटरी है इंडिया में। सो हम अगर बात करें तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं NSDL के बारे में। NSDL में यूजुअली क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो होती है जो FI रिलेटेड कंपनी होती है या फिर बड़ा ब्रोकर हो गया, उस चीज़ में जो इंस्टीट्यूशनल आप डेस्क बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े सौदे होते हैं। उस केस में वो हमेशा क्या करते हैं, NSDL को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहले से वो NSDL को ही प्रेफर कर रहे हैं। तो उसके अकाउंट जो है NSDL में ओपन कर होते हैं। और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जैसे कि आप हो गया, मैं हो गया, नॉर्मल जो लोग होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं कि CDSL में अकाउंट ओपन करते हैं। अब ऐसा है कि कुछ लोगों का मानना होता है कि हम लोग सीधा अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नॉट सीधा आप CDSL और NSDL में अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, बल्कि जिस ब्रोकर के आप पास जाते हो उस ब्रोकर का टाइप होता है या तो CDSL के साथ या NSDL के साथ में। सो जैसे लेट्स से कि ग्रो हो गया, आपके जरूरत होगा, HDFC सिक्योरिटीज हो गया, इनका क्या होता है CDSL के साथ टाइप है। ये जब कभी भी आप ग्रो में अकाउंट ओपन करोगे मतलब कि वो आपका अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली CDSL में ओपन हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऐसे मैन्युअली ओपन नहीं करवा सकते। अब अगर हम बात करें तो इनका बिजनेस कैसे आता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिजनेस इनका आता है विच इज़ द काइंड ऑफ द यहाँ पर आप देखोगे तो कस्टडी वैल्यू होती है। कस्टडी वैल्यू इन द सेंस कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी होती है, कोई कंपनियाँ लिस्टेड होती है किस पे, स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक ये अपने BSE और NSE पे। तो उस केस में उनसे वो क्या है कि एनुअली जो उनके शेयर होल्ड करते हो आप, ठीक है ना, उनके शेयर होल्ड करते हो तो उसके अगेंस्ट में वो उन ब्रोकर से उस कंपनी से वो चार्ज लेती है शेयर होल्ड करने के। तो वो एक मोस्टली उनका जो इंपॉर्टेंट इनकम होता है वो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंसोलिडेटेड बिजनेस है वो आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये स्टेबल इनकम है 87 करोड़, 114 करोड़ के आसपास, 115 करोड़ के आसपास जो ये रेवेन्यू आ रहा है कंटिन्यूसली हर क्वार्टरली कंपनी के पास में, वो एक फिक्स्ड इनकम होती है जो कि आती है फ्रॉम द कंपनीज। सो ये एक कह सकते हो बेस होता है इनकम का। उसके बाद में अगर आप सेकंड इनकम देखोगे तो ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, जैसे कि अपन जो कोई भी ट्रेड करते हैं तो उस केस में उसके अगेंस्ट में ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, वो 60 करोड़ के आसपास के लगे। फिर IPO इनकम होती है, जब कभी भी कोई नई कंपनी जो होती है वो लिस्टेड होती है तो उस केस में उसके थ्रू भी कंपनी कमाती है। CA मतलब कि कॉर्पोरेट एक्शन हो गया। कॉर्पोरेट एक्शन इन सेंस कि जब कभी कोई कंपनी बोनस लेके आती है, शेयर स्प्लिट लेके आती है, तो उस केस में भी ये जो उसके थ्रू कैसा कमाते हैं। ऑनलाइन डाटा चार्जेस हो गया, जैसे कि आपके प्लेस का चार्जेस हो गया, उस केस में भी लगती है। अदर इनकम यही है। तो ये एक ब्रेकअप है पूरा किस प्रकार से CDSL कमाता है। ऑब्वियसली NSDL का भी यही इसी प्रकार का ही सेम ब्रेकअप होता है। अब जितने ज़्यादा कंपनियों के शेयर जो हैं उस DP में रहेंगे उतने ज़्यादा ये जो है ये आप कह सकते हो एनुअल इशूअर इनकम जो है कंपनियां की होती है। अब ये तो हो गया कि किस प्रकार से कंपनियां कमाती है। नाउ द थिंग इज़ दैट कि हमें समझने की ज़रूरत है कि इनके जो आप अगर देखोगे फाइनेंशियल्स में तो उस केस में जो इसके ग्रोथ आ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। 46% के आसपास आ रही थी 2024 में आई थी, उसके बाद में 33, अभी जो लास्ट ईयर है 6% के आसपास है, ये जो कि बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ है। ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट है ट्रम्प के टैरिफ हो गया, मार्केट इतना मूवमेंट नहीं कर रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं। बट इन अपकमिंग टाइम्स इसकी जो ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा हाई है। बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में जो पेनिट्रेशन हुआ है स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का वो बहुत ज़्यादा अभी तक कम है। अगर आप देखोगे शायद मेरे हिसाब से 20 करोड़ के आसपास जो है अकाउंट हैं अभी इंडिया में नियरली डीमेट अकाउंट्स, बट इंडिया की जो इनकम है 120 करोड़ के आसपास है। और 20 करोड़ भी इट्स नॉट डैट कि किसी के पास 5 अकाउंट है, 6 अकाउंट है, ये भी रेशियो है। तो उस केस में ये सही तरीके से अगर देखें तो पेनिट्रेशन है जो इस पर्टिकुलर सेक्टर का इंडिया में हुआ ही नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ क्रिएट करता है कि अपकमिंग टाइम्स में ये अच्छा बिजनेस हो सकता है। अब यहाँ पर अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30%, 40% के आसपास भी कंपनियाँ ग्रो करें, बिकॉज इनके जो एनुअल इशूअर इनकम है, क्योंकि
एक तो होता है कि इनके ट्रांजेक्शन चार्जेस से इनकम आ रहे हैं, ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा अपन ट्रेड करेंगे, अच्छा अगर मार्केट होता है तो उसमें उतना ज़्यादा इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना अच्छा ट्रांजेक्शन चार्ज आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हो गया, अगर ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड होगी तो कॉर्पोरेट टैक्स भी ज़्यादा होगा, आईपीओ इनकम भी ज़्यादा आएगी, वहाँ से भी इनकम आ रही है, एनुअल इशू इनकम है ये, तो हर तरह से चांदी है। रिटेल ट्रेडर जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड करेगा तो उससे भी इनकम आएगी। और सेकंड थिंग है कि जो मार्केट में मतलब कि जो कॉर्पोरेट आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नई से नई कंपनी आएगी, लिस्ट होगी, तो वहाँ से भी इनकम आएगी। तो फ्रॉम द थ्रू बोथ ऑफ द वे, पार्टिसिपेंट्स और जो कॉर्पोरेट है, दोनों के तरीके से कंपनी जो है पैसा कमा रही। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ड्यूपोली कंपनी है, जो कह सकते हो कि डिपॉजिटरी का नया बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है कि कंपनियाँ लेके आए, मतलब कि एक्सचेंज अप्रूव करे या ऐसे भी अप्रूव करे। सो इसी के कारण जो है इनके वैल्यूशन आप देखोगे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हाई है एमिड इन दिस पर्टिकुलर फेज, क्योंकि इस फेज़ में भी देखे हैं तो बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। अगर हम इसका वैल्यूशन देखें पीयर्स एनालिसिस, जो कि अब मैंने इसका पूरा एक्सेल के रूप में कर रखा है, तो यहाँ पर आप देखोगे CDSL का है, जो अगर इसका देखें तो ये EBITDA के रेस्पेक्ट में 43 टाइम्स आ रहा है। मतलब कि EV की जो इसकी वैल्यूशन है ना, EBITDA के रेस्पेक्ट में 43 टाइम्स आ रही है, विच इज़ वेरी हाई नंबर। अगर आप देखोगे तो IT कंपनी जो वो 6 टाइम्स to 7 टाइम्स ट्रेड कर रही है, बट स्टिल इनके जो वैल्यूशन है बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं। आप यूजुअली क्या करते हो, P रेशियो देखते होंगे, तो P रेशियो ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ होती है, बट EBITDA के रेस्पेक्ट में हो गया, सेल्स के रेस्पेक्ट में हो गया, वैल्यूशन रिलेटिव वैल्यूशन है, इसी से निकलता है। तो अगर अपन देखें तो 43 टाइम्स के आसपास जो है इसकी EBITDA आ रही है, EBITDA के, और सेल्स के रेस्पेक्ट में इसका जो है वैल्यूशन है 22 टाइम्स आ रहा है। मतलब कि EV मतलब कि कंपनी की जो नेट वैल्यू है, EV एंटरप्राइजेज वैल्यू है, वो सेल्स से 22 गुना ऊपर आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब जस्टिफाई भी करता है। जस्टिफाई इसलिए करता है कि अपकमिंग टाइम में इसकी ग्रोथ रेट अच्छी है, ड्यूपोली कंपनियां हैं, इसीलिए इनके स्टॉक जो है अगर आप देखोगे तो ज़्यादा डाउन नहीं हो रहे हैं। इसके स्टॉक जो है अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेके बैठे हैं। लगभग यहाँ पर देखोगे तो जो जनवरी का 2025 में मार्च के आसपास आया था, 1052 के आसपास का जो सपोर्ट आया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। और यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो इस सपोर्ट को भी 1126 1130 वाले सपोर्ट को भी क्रॉस करना इज़ रियली हार्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट NSDL देखें तो वो कहीं ना कहीं एक हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड किया था, और उसमें रिटेल पार्टिसिपेंट्स इतने हैं नहीं, क्योंकि जो रिटेल का जो मार्केट है मोस्टली CDSL के पास है, NSDL के पास जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। और इसीलिए जो आप यहाँ पर देखोगे पीयर्स एनालिसिस में मार्केट इसको कम वैल्यूएशन दे रहा है। कम क्यों दे रहा है, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो इसका EBITDA आ रहा है, जो ऑपरेटिंग मार्जिन आ रहा है, वो यहाँ पर आप देखोगे तो 28% का आ रहा है, 28% के आसपास आ रहा है, ओके ठीक है। और अगर वहीं यहाँ पर देखें हैं तो 51% के आसपास इसका आ रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज 23% आई थिंक हो गया, तो 23% का मार्जिन का डिफरेंस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ से 50%, अब सेकेंडरी चीज़ यहाँ भी है, कंपनी इस CDSL को यहाँ से 40% 30% की ग्रोथ, अगर थोड़ा बहुत बाजार अच्छा होता है, जैसे कि 27,000 का इंडेक्स आ जाता है निफ्टी, ठीक है ना, तो उस केस में इसमें 25-20% की एनुअल ग्रोथ रेट आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ओके। और NSDL में इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करना इट्स रियली हार्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे पीक भी जो इसका था 24%, 25 पर, यहाँ पर 12% के आसपास था, जहाँ पर उसका इस कंपनी ने CDSL ने 46% के आसपास का ग्रोथ दिया, 33% के आसपास ग्रोथ दिया। तो यहाँ से अगर, क्योंकि यहाँ से पार्टिसिपेंट जो है रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि स्टॉक्स में इतना डिफरेंस और इतना वैल्यूएशन क्यों जस्टिफाई हो रहा है। वैल्यूएशन हायर होना एक डिफरेंट चीज़ है, एक ठीक है, ओके, हायर वैल्यूएशन हो सकता है, बट उसी हायर वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अपने को समझने की ज़रूरत है। यहीं पे रिफ्लेक्शन आता है, यहीं से ही हम लोग चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हायर वैल्यूएशन है तो शायद स्टॉक नीचे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप NSDL को समझ सकते हो कि जो लोअर वैल्यूएशन है, बट ये स्टॉक जो है कंपेरेटिवली चीपर मिल रहा है CDSL से, तो वी शुड बाय, बट नॉट। अपन हमारे बिजनेस मॉडल देखें तो जो पकड़ है इस कंपनी की रिटेल पार्टिसिपेंट्स पे बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ द वाई कंपनी हैव अ मोर पोटेंशियल टू ग्रो इन अपकमिंग टाइम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी हैव अ हायर EBITDA विच विल मेक अ वेरी गुड पैट मार्जिन फॉर द कंपनी। सो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आएगा। और अगर अपन देखें तो जो DCF एनालिसिस होता है, DCF एनालिसिस इन द सेंस ये हो गया कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से किस प्रकार से वैल्यूएशन कंपनी का आना चाहिए। तो यहाँ 10 साल बाद अगर हम एक्सपेक्ट करें तो उस केस में ऐसा नहीं कि 30% के आसपास ग्रो होगा, उस केस में क्या होगा कि लोअर ग्रो होगा, 2% के आसपास अपन टर्मिनल ग्रोथ रेट है। तो उस केस में इसकी जो वैल्यूएशन आ रही है वो नियरली आ रही है आपके 487 रुपीज़, 487 रुपीज़,
यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी 12 से 14 रुपये का भाव है, लेकिन 60% का ही जो एक कह सकते हो नीचे प्राइस आ रही है डिस्काउंट इस कैश फ्लो के हिसाब से। बट यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा टाइट सिनेरियो लिया है। अगर यही चीज़ अपन यहाँ कहें कि 50% के आसपास ग्रोथ रेट आएगी, ठीक है ना, जो कि आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। अगर अपन एक्सपेक्ट करें यहाँ पे 50% ग्रोथ रेट, ठीक है ना, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यूशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। 1001 के आसपास प्राइस आ रही है। ओके, तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं इस जो है प्राइस को है डाइजेस्ट कर रहा है, और वी कैन एक्सपेक्ट डेट की जो CDSL प्राइस जो है यहाँ से, अगर जो सिनेरियो है वो सही रहता है, मोर ट्रेडिंग होती है, मोर IPO जाते हैं, उस केस में अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ता है तो शेयर प्राइस भी जरूर इम्पैक्ट आएगी। सेकेंडरी अगर अपन देखें तो NSDL के केस में उसकी अगर हम प्राइस निकालें तो उस केस में मैंने जो इसकी प्राइस निकाल रखी है, यहाँ पर अपन ने क्या किया, 3 साल का एवरेज लिया है, तो 15% के आसपास ग्रोथ रेट आ रही है। ओके, तो उस केस में यहाँ पर इसकी प्राइस कितनी आ रही है, 376 रुपये के आसपास आ रही है। ओके, और टर्मिनल ग्रोथ रेट एज पर दैट अपन ने यहाँ पर अगेन कितनी ली है, 5% के आसपास। यहाँ पे भी अपन ने शायद 5% ली थी आई थिंक। ओह, टर्मिनल ग्रोथ रेट अपन ने यहाँ पर 2% ली थी, तो यहाँ पे भी अगर अपन 2% करें, टर्मिनल ग्रोथ रेट यहाँ पर 2% के आसपास, तो उस केस में क्या आ रही है प्राइस, 250 रुपये के आसपास आ रही है, विच इज़ द 70% वैल्यू प्राइस लग रही है। सो ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग द बोथ ऑफ द वे CDSL और NSDL के रिगार्डिंग। आई होप दैट गाइज यू लाइक इट। मैं इसको इन अपकमिंग टाइम्स और ज़्यादा अच्छा करने की ट्राई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक द मोटिवेशन ऑफ माइंड बाई सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर टू यू। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।